गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पाठ का नाम क्या है बेटाओ? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। भारत में 1980 के दशक में देश के विभिन्न हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी। स्वायत्तता यानी फ्रीडम, थोड़ी फ्रीडम की मांग उठी। लोगों ने स्वायत्तता की मांग को लेकर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए हथियार तक उठाए। क्या उठाए बेटाओ? हथियार। भारत सरकार ने इन मांगों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। भारत सरकार ने इन मांगों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाइयाँ की, जिससे अनेक बार राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, भारत सरकार का नज़रिया। भारत सरकार का नज़रिया राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। देश में विभिन्न क्षेत्रों भाषाई समूह को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत ने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन का निर्माण का निर्णय लिया जिससे एक समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। तनाव के दायरे। आज़ादी के बाद भारत में क्षेत्रीय तनाव के विभिन्न मुद्दे उभरे, जिनमें प्रमुख हैं आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मामला। कौन सा बेटाओ? जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी प्रकार पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। दूसरा था, पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में, फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। पहले नागालैंड में, फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग, जिसके कारण जन आंदोलन हुए। उनकी मांग अंततः मान ली गई। सन 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। पंजाब और हरियाणा कब बनाए? 1966 में। मौजूदा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्यों में हैं। बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, जिन्हें 2000 में नए राज्य बनाए गए, व तेलंगाना 2 जून 2014 राज्यों का गठन हुआ। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बड़ा मुद्दा है। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी। क्या थी? राजशाही यानी राजाओं का शासन। इसके हिंदू शासक भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। कश्मीर समस्या की प्रमुख जड़ों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, राज्य में
नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। किसके? शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। इसका कांग्रेस के साथ काफ़ी समय से गठबंधन था। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। इनमें नेहरू भी शामिल थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठ को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठ को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में महाराज भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। उस समय कौन थे? महाराज हरि सिंह मदद मांगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध करवाई और जम्मू घाटी से या कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ा। ये तभी हुआ जब भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। जब भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। कब बने? मार्च 1948 में। प्रधानमंत्री किसे कहा जाता उस समय? राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता। राज्य में सरकार का जो मुखिया होता तब उसे प्रधानमंत्री कहा जाता। भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सी धारा? 370। नेक्स्ट है बाहरी और आंतरिक दबाव। बाहरी और आंतरिक दबाव। जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त, संघर्ष युक्त रही। इसमें बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला कराया। 1947 में कश्मीर राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला कराया। इसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। किसके नियंत्रण में? पाकिस्तानी नियंत्रण में। भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा। क्या नाम दिया था? आज़ाद कश्मीर। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा। क्या? जम्मू कश्मीर। आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा। कश्मीर को संविधान में धारा 370 के अंतर्गत विशेष स्थान दिया गया है। कश्मीर को संविधान में धारा 370 के अंतर्गत विशेष स्थान दिया गया है। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है। 1948 के बाद की राजनीति। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए। किसने? शेख अब्दुल्ला ने। उन्होंने भूमि सुधार, जन कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए, लेकिन केंद्र सरकार से मतभेद होने के कारण उन्हें 1953 में पद से हटा दिया गया। कब? 1953 में। 1953 से लेकर 1974 तक राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। 1953 से लेकर 1974 तक राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा।
विभाजित हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही, लेकिन बाद में यह कांग्रेस में मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1977 के विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला। किसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। कौन बने? शेख अब्दुल्ला। लेकिन 1982 में उनका निधन हो गया। शेख अब्दुल्ला का निधन कब हुआ? 1982 में। उनके पुत्र का नाम था फारूक अब्दुल्ला। उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुत जल्द राज्यपाल द्वारा फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से पदच्युत कर दिया गया। इससे जनता में ये भावना घर कर गई कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन को राजी हो गई। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन को राजी हो गई। विद्रोही तेवर और उसके बाद 1987 में विधानसभा चुनाव हुए। आधिकारिक नतीजे बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। बहरहाल लोग ये मान रहे थे कि चुनावों में धांधली हुई है। चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। 1980 के दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक असमता को लेकर रोष पनप रहा है। किसको लेकर? प्रशासनिक असमता को लेकर। 1989 तक राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। 1989 तक राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। 1990 के दशक से इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी। 1990 के बाद से इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतना पड़ी। 1996 में एक बार फिर इस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। 1996 में एक बार फिर इस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। उसने जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। जम्मू कश्मीर में 2002 के चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिल पाया। इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। कब? 2002 के चुनाव में। 2002 और इससे आगे गठबंधन के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद 3 वर्षों तक सरकार के मुखिया रहे। कौन? मुफ्ती मोहम्मद। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने। उसके बाद कौन बने? गुलाम नबी आज़ाद। 2008 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया गया। 2008 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और 2008 के नवंबर-दिसंबर में चुनाव करवाया गया। उमर अब्दुल्ला मुखिया बने। कौन बने? उमर अब्दुल्ला मुखिया बने। 2014 के चुनाव में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ। 2014 के चुनाव में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ और मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। 2018 में बीजेपी ने अपना सहयोग वापस ले लिया। बीजेपी ने अपना सहयोग वापस कब लिया? 2018 में। परिणाम स्वरूप कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा।
कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1 जम्मू और कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख बना दिए गए। राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। नेक्स्ट है पंजाब। 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। अकाली दल ने पंजाबी सूबे के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। राजनीतिक संदर्भ पंजाबी सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। पंजाबी सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई। 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई और अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर आंदोलन चलाया। अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पानी के बंटवारे को लेकर आंदोलन चलाया। हिंसा का चक्र। जल्दी ही अकाली आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथियों के हाथ से निकलकर चरमपंथियों के हाथ में आ गया। किसके हाथ में? चरमपंथियों। और इस आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूटनाम था। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्याओं को एक जटिल रास्ते पर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। भूल जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने इनकी हत्या कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए जिसमें लगभग 2000 सिख स्त्री पुरुष मारे गए। शांति की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, शांति की ओर। 1984 के चुनावों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचरण सिंह लोंगेवाले के साथ 1985 की जुलाई में एक समझौता हुआ। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष
हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 की जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कब हुआ था? जुलाई 1985 में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचरण सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में। यह समझौता पंजाब में अमन कायम करने की क्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह समझौता पंजाब में अमन कायम करने की क्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन पंजाब में हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रियाएं बाधित हुई। 1992 में पंजाब के चुनावों में 24% मतदाता मत डालने आए। 1992 में पंजाब के चुनावों में 24% मतदाता मत डालने आए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। कब? 1990 के दशक में। 1997 में चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1997 में चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब पंजाब में पुनः आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे प्रमुख हो गए थे। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 7 राज्य हैं। इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 7 बहन, 7 सिस्टर। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्सों को देखते हुए यह आबादी दुगनी कही जाएगी और 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती हैं। यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। इस इलाके में 1947 के बाद अनेक परिवर्तन आए। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। नागालैंड को राज्य कब बनाया गया? 1963 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में राज्य बने। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य कब बने? 1972 में। जबकि 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम राज्य कब बना? 1975 में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया। अरुणाचल प्रदेश कब बना? 1987 में। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए। इसका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में 3 मुद्दे हावी हैं। पहला है स्वायत्तता की मांग, दूसरा है अलगाव के आंदोलन और तीसरा है बाहरी लोगों का विरोध। पहला है स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध। स्वायत्तता की मांग। आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो पूरा इलाका क्या कहलाता? असम। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है। कौन सी भाषा? असमी। तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल्स यूनियन का गठन किया। किसका? ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल्स यूनियन, जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। बाद में किसमें? ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में।
इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग अलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया। असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। असम के बोडो, कर्बी, दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पीछे उन्होंने जनमत तैयार करने का प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए, विद्रोही कार्रवाइयाँ की गई। संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इन समुदायों को असम में ही रखा गया। कर्बी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई। कर्बी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई। बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्तता की मांग के साथ साथ अलगाववादी ताकतों का भी बोलबाला बढ़ा। अलगाववादी देश से अलग होकर अपने को एक अलग राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहते थे। अलगाववादी देश से अलग होकर अपने को एक अलग राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहते। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इस प्रकार की मांगें उठती रहती हैं। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी भारतीय आए। इससे एक खास समस्या उत्पन्न हुई। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उसके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों, राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की ज़मीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। 1985 में केंद्र सरकार और असम सरकार के मध्य असम समझौता हुआ। 1985 में केंद्र सरकार असम सरकार के मध्य असम समझौता हुआ। इससे शांति कायम हुई। प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। आज़ादी के 7 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मामलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप से उभरती रही। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा। कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। इन उदाहरणों से हमें निम्न सबक
सीख सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी चाहिए। भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी चाहिए। नंबर 2, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा उदाहरण है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। नंबर 3, सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। नंबर 3, सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। नंबर 4, पिछड़े प्रदेशों के पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। पिछड़े प्रदेशों के पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। नंबर 5, हमारे संविधान के प्रावधान विभिन्नताओं के प्रति स्पष्ट हैं। हमारे संविधान के प्रावधान विभिन्नताओं के प्रति स्पष्ट हैं। भारतीय संघीय प्रणाली लचीली है। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और सर्व समावेशी है। गोवा की मुक्ति। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गोवा की मुक्ति। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। गोवा की मुक्ति। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना। राज्य कब बना गोवा? 1987 में। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इनमें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन 7 राज्यों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 7% है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य मनोरम है। यहाँ हरे भरे जंगल, सूर्य की चमक, खूबसूरत पहाड़ियाँ, विशाल झरने, छोटी छोटी बस्तियाँ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। इन 7 बहन राज्यों का इकलौता भाई सिक्किम है। इन 7 बहन राज्यों का इकलौता भाई सिक्किम है।